प्रत्याशी को जिताया, मतलब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं और घोसी की जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है। घोसी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है। घोसी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। देखिए, अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और जिस तरह से घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। घोसी उपचुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताया घोसी की जनता ने। घोसी की जनता का धन्यवाद। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से बधाई दी गई है सुधाकर सिंह को। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है और हम देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव ने सुधाकर सिंह को बधाई दी है। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो है वो सामने आया है। घोसी की जनता की बड़ी सोच की जीत हुई है और ये सकारात्मक राजनीति की जीत है, सांप्रदायिक नकारात्मक राजनीति की हार है। कई बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी हैं, एक एक कर मैं आपको बता रहा हूं। ये दलित संकीर्ण विचारधारा और जाति बंधन से ऊपर उठकर प्रत्याशी की जीत है, जिसने काम करने की आशा है। तो ये समय तहसील पलिया में हूँ और हमारे पास एक विपक्ष के बैठे हुए नेताजी जो आज जावेद नाम है, और कई बार हमने कोशिश की कि संपर्क हो जाए और मैं इनसे कुछ संबंधित बात पूछूं कि आज जो चुनाव के समय कई नेता आते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं, उसके बाद विपक्ष ही नज़र आता है। विपक्ष में क्या रोल है और किस तरीके से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, जिस तरीके से पत्रकारों पे जो हमले हो रहे हैं उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं, पहले हम पूछेंगे। अगर वो समाज में इस दृष्टि को देख रहे हैं तो बाखूबी जवाब देंगे। आइए हम आपकी बात कराते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं जावेद अख्तर, समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि कम से कम आज के इस परिवेश में भी एक आपका समाज कह सकते हैं, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो ऐसा समाज है जो समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को भी उजागर करने का काम करता है। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो लोग नेता आते हैं चुनाव जीतने के बाद में चले जाते हैं, ठीक बात है। ये मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जीतने के बाद वो बदले की भावना से बराबर राजनीति भी हो रही है। ठीक बात है। ये तो चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में दिख रहा है कि बदले की भावना की राजनीति हो रही है। और इससे पहले भी सरकारें आती थीं, जाती थीं, बनती थीं, बिगड़ती थीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि बदले की भावना से राजनीति हो। और मुझे लगता है कि आने वाली जो दिशा है या जो आने वाला समय है उसके लिए बहुत घातक होगा कि आने वाले समय में जो एक लाइन खींच दी है, वो लाइन इतनी ख़राब है कि मुझे भविष्य को सोच के भी बड़ा घबराहट होती है कि आगे आखिर होगा क्या। और जिस चौथे स्तंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए कि हमारे ही पलिया का एक प्रकरण है। हमारे ही पत्रकार साथी के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा गया। आप लोग सारे लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। जनता की आवाज़ उठाई, बच्चों के भविष्य को दिखाया। बिल्कुल ठीक बात है। जो 2023 की वो किताबें थीं और वो उन नौनिहालों का जो भविष्य था, जिनको उनके हाथों में होना चाहिए था, वो किताबें वो कबाड़ी की दुकान पे गईं और वो वहाँ पे बेची जा रही थी। और उस पत्रकार महोदय ने उसके खिलाफ़ जब शिकायत की और उस BOE महोदय के द्वारा उन्होंने कहा कि वो हमको वीडियो दे दीजिए, तो उनके ऊपर भी वो मुकदमा लिखा गया। और इसमें एक लाइन है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस आदमी ने शिकायत की, जिस आदमी ने उस चीज़ को पकड़ा, उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित चीज़ें हैं और ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा मुझे लगता है कि समाज बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रहा है। मैं इस समय तहसील पलिया में हूँ, जावेद जी बैठे हुए हैं। मैं पूछूंगा, क्या सर लगता है कि हर तहसील भाई, जनपद भाई, पत्रकार पीड़ित है, पत्रकार परेशान है, जब पत्रकार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आम आदमी का क्या हाल हुआ होगा? इस संबंध में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, पत्रकार, चूँकि आप पत्रकार जगत से हैं और ये हकीकत है कि कहीं ना कहीं मीडिया की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम हो रहा है।
इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो भी जारी किया है, जिसकी जो आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी जांच अब जिलाधिकारी महोदय करेंगे, और अगर नेगेटिव पाएगा तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आप ये खुद ही देख लीजिए। इस कानून को तो मैं सलाम करता हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे जितने भी चैनल हैं उनकी सबकी जांच जिलाधिकारी महोदय करें और विधिक कार्रवाई करें जो भी दोषी पाया जाए, क्योंकि ये कानून कहीं ना कहीं पत्रकारों के पक्ष में भी नजर आता है। हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये चौथे स्तंभ। लेकिन सर, भ्रष्टाचार, आपको लगता है भ्रष्टाचार है हिंदुस्तान में? नहीं है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। आप उसकी खबरें चलेगी, जो दोषी होगा तो कार्रवाई। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ही यही है कि अगर आप पत्रकार हैं और जाहिर सी बात है आप कोई ना कोई खबर आप उठाएंगे, समाज के हित की होगी, तो वो सरकार को नहीं पसंद आएगी। तो इसके लिए अब आप स्वतंत्र भी नहीं रहे, अब आप भी बांध दिए गए हैं। और रही बात महंगाई की, आप देखिए कि चरम पे महंगाई है। आप देखिए जीरा का रेट पता है आपको? जीरा भी खाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले तमाम सारे देशों में, आसपास के देशों की तुलना टमाटर से हो रही थी। हिंदुस्तान के अंदर देखिए टमाटर क्या भाव बिका, जीरा का रेट पता कर लीजिए। और मैं कहूँगा इस भाजपा सरकार से, भाजपा के लोगों से, आपने ही कहा था कि हम आएंगे और बहुत अच्छे दिन लेकर के आएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो अच्छे दिन आए हैं। हाँ, अच्छे दिन आ सकते हैं, उनके लोगों के अच्छे दिन आए होंगे, लेकिन जो तमाम जनता है, आज भी हम लोग, चूँकि मैं खुद किसान हूँ पहले, और हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारा तराई एरिया है वो बाढ़ की स्थिति, अभी भी बाढ़ आ चुकी है। अभी आप लोगों की जानकारी बता दूं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी 15-20 दिन पहले पूरा मुजहा से लेकर के फुलवरिया की जितनी ये बेल्ट थी पूरी, और पलिया से लेकर के निघासन तक, जितना नौगुआ से एरिया निघासन तक मैं रोकूंगा। क्या आपने इस बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया? बिल्कुल किया, हम लोगों ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, हम लोगों के बीच में गए। तो क्या सरकार ने उनको कोई सुविधा मुहैया कराई है? मुझे लगता है ये तो आपको उन लोगों से भी पता करना चाहिए कि सरकार ने की है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं विपक्ष जो है, अगर सरकार मुहैया ही कराना चाहती है, हम लोगों का भला करना चाहती है, तो आप हमको सिर्फ भुगतान दे दीजिए हमारा। ये बात इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि करोड़ों रुपए का बजट पास होता है रेशियो में, कि कितना बजट हमने बाढ़ राहत कोष में खर्च किया है। जब इसकी आरटीआई के थ्रू सूचना मांगी जाती है तो वहाँ करोड़ों रुपए मिलता है। अगर इन्होंने वहाँ भ्रमण किया है तो ये बताएंगे कि वहाँ सरकार ने कुछ मुहैया कराया है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है कहीं, फिलहाल हम लोगों को नहीं लगता है ना। हम लोग एक जगह गए थे तो वहाँ के लोगों ने बताया सिर्फ ये तिरपाल हमको मिली है और इसके सिवा कुछ नहीं मिला है। जी, अब हो सकता है वो तहसील प्रशासन से एक व्यवस्था चली आ रही हो तो उनको शायद तिरपाल भी मुहैया हो गया हो, लेकिन हो सकता है ये भी ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को मिल गया हो। और आप इस समय बिजली की हालत देख लीजिए, पूरी बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश के अंदर त्राहिमाम है, हाहाकार मचा हुआ है। गन्ने को लेकर के तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं। ये आप जब समाज में घूमेंगे, जा कर के समाज में जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि तमाम सारी हमारी बहन बेटियां, बच्चियों की, उनके माँ बाप उनके हाथ पीले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको गन्ने का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और ये सरकार को बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि उन गरीब मजलूमों की हाय बहुत बुरी होने वाली है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि अक्सर चूँकि न जाने कितने लोगों की जान इस छुट्टा जानवरों के जरिए चली जाती है। अभी भी ये त्रिलोकपुरे गांव पड़ता है, वहाँ एक बहुत युवा बच्चा था, एक चौरसिया नाम का लड़का था, वो अभी भी वहाँ पर हादसे हो जाते हैं, तमाम लोग अपने जान हाथ से खो देते हैं। और मैं ये भी आपसे कहूँगा कि आप जो गौशालाएं इन्होंने बनाई हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप इतने हितैषी हैं, अगर ये सरकार इतनी हितैषी है जानवरों की, छुट्टा जानवरों की, तो आप उन गौशालाओं में जा कर के उनका मुआयना करिए। मुझे लगता है कि हम लोगों को पीड़ा होती है कि जिस तरीके से गौशालाओं में भी उन जानवरों की बिना खान पान से तमाम सारे ऐसे जानवर हैं जो बेचारे अपनी ज़िंदगी को बीच में ही खो दे रहे हैं। तो इसकी भी हाय कहीं ना कहीं लगेगी और इस पे राजनीति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। राजनीति होनी चाहिए मुद्दों के आधार पे, राजनीति होनी चाहिए कि अगर हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश के 40 जनपदों को स्टेट हाईवे 4 लेन से हमारे नेता ने कनेक्ट कर दिया। हमारे नेता ने एक ऐसी व्यवस्था दी जो गाँव में तमाम सारा पैसा थाने में जाता था और डायल 100 के जरिए वो तमाम सारी चीज़ों पे अंकुश लगा। थाने में उस तरीके से जो रुपए का जो खेल होता था वो बेचारे गरीब लोग बचते थे। वो आप देखिए डायल 100 जो विदेशी एक व्यवस्था थी वो अखिलेश जी ने लागू की। इस समय रोकों का फर्जी FIR के बारे में क्या कहना चाहिए?
देखिए, फर्जी एफआईआर को मतलब है कि अगर आप बोलेंगे यूसुफ जी तो समझ आप भी लीजिए, मुकदमा आप के भी खिलाफ लिख जाएगा। तो इस समय तो बस तानाशाही की सरकार चल रही है। अगर आप बोलेंगे, अगर आप कोई बात उठाएंगे और समाज की बात अगर उठाएंगे, ये हमारे साथी बैठे हैं, इनकी बात अगर आप उठाएंगे तो आपके मुकदमा लिख दिया जाएगा, आप भी जेल चले जाएंगे। तो समस्याएं खराब हैं। जावेद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, न्यायिक व्यवस्था क्या हो गई है, क्योंकि एज ए वकील होने के नाते इन्होंने न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम दो शब्द पूछेंगे। सर, न्यायिक व्यवस्था थोड़ी आप बताएं अपने क्षेत्र की। देखिए, इंसाफ कैसे मिलता है लोगों को? नहीं, इंसाफ तो ठीक है, इंसाफ की जो बात है, अगर हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं तो वो इंसाफ अभी भी जो एक न्यायालय है, तो आज की डेट में हम न्यायालय को सर्वोपरि मानते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो तमाम लोगों की जो आस उन सरकारों से थी और वो नहीं हो पा रही, तो एक न्यायिक व्यवस्था ही ऐसी है जहाँ पे लोगों को आज भी भरोसा जुडिशरी के ऊपर है और वो चाहते हैं कि अगर हमको वो लोग न्याय सरकार नहीं दे पाएगी तो आज भी वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो न्यायिक व्यवस्था है वो जुडिशरी के जरिए लोगों की मदद हो रही है। फौजदारी में क्या लगता है, उनको न्याय मिल पा रही है? अब उनको न्याय मिल पा रही है? नहीं, फौजदारी का तो मतलब वही हो गया, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि फर्जी मुकदमे बहुत ज़्यादा लिखे जा रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के ऊपर अनावश्यक धन उगाही हो रही है। तो करता ना क्या ना करता, अब ये व्यवस्था ज़्यादा खराब है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को और ऊपर ध्यान देना चाहिए। चलिए, जावेद भाई की ये बात पसंद है, हम आपको दिखाएंगे कुछ नज़दीकी थानों के ऐसी फर्जी एफआईआर जिनको पता भी नहीं है। पुलिस का काम रह गया कि राजस्व का जो वसूली है वो करवा रही है नेताओं से मिलके। हम सारा आपको दिखाई दे, और जो भी जावेद भाई ने हमको समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। और क्या आप जनता से कहना चाहेंगे, संदेश देना चाह रहे हैं? जनता को मेरी अपील है कि 5 किलो गल्ले के में मत जाइए। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, अपने भविष्य के खातिर और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर आप ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर हमको वोट देना है तो हम ऐसे व्यक्तियों को वोट दें जो हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों का भला हो सके और इस जो लोगों जो जनता है या जो गन्ने की खेतियां हैं, जो गन्ने की पेमेंट है, उसको बेहतर तरीके से करी जा सके। आपकी सरकार आती तो 5 किलो में मिलेगा या बंद करवा देंगे? देखिए, बात गल्ले की नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी अंत्योदय कार्ड मिलता था और तो भी हम 5 किलो राशन दिया करते थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर हम लोगों को रोजगार दें, अगर हम उनको गल्ला दे रहे हैं, ठीक है हम दे रहे हैं गल्ला, लेकिन हमको वो इतना रोजगार मिल जाए कि वो गल्ला, वो चीज़ जो आप कोटे से दे रहे हो, तो वो हमारे साथी कम से कम बासमती खाने की, खरीदने की और खाने की व्यवस्था उनके पास में होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, एमडीएम बहुत अच्छी बात कही है। सर, हम चाह रहे हैं थोड़ा घोसी जो चुनाव होने वाला है आपका उपचुनाव 5 तारीख में, इस संबंध में आप और आपकी पार्टी का क्या विचार है, थोड़ा बताएं। यूसुफ जी, घोसी का जो चुनाव है, मुझे लगता है आने वाली 2024 की एक तस्वीर लिखेगी और वो एक इबारत होगी। और घोसी के अंदर पूरी सत्ता पक्ष लगा हुआ है, सारे मिनिस्टर, सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर के सारे विधायक, सभी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो माहौल है, वहाँ के लोगों ने ये बीड़ा उठाया है, वहाँ की जनता समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ रही है और घोसी का जो चुनाव है उसका परिणाम बहुत ही सुखद होने वाला है। और समाजवादी पार्टी के विधायक, आदरणीय जो पूर्व विधायक हैं सुधाकर सिंह जी, वो बड़ी मात्रा में वहाँ से जीतने वाले हैं। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी दिखेगा। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं घोसी।